नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ी करने के कारण 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दरअसल अलवर के सराय गोल चक्कर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद हुआ। रास्ते में आज 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं, कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने यह कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि राजगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटा है, यहाँ की नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है। नगर पालिका बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर की गई है, तो प्रशासन का कहना है कि नगर पालिका बोर्ड के स्तर पर प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया गया। राजस्थान के अलवर में मंदिर गिराने की कार्रवाई पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार किया और राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ये अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी। राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड है, इसके अध्यक्ष सतीश दुहारिया हैं। बोर्ड बैठक में ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया गया था, उसके बाद ही ये अतिक्रमण हटाया गया। कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ये भाजपा का एजेंडा है। वहीं राजस्थान के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर शांति धारीवाल ने कहा कि बीजेपी मंदिर तोड़ने के लिए माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता समित पात्रा ने राजस्थान सरकार पर बदला लेने का आरोप लगाया। बिहार में आज राजनीतिक हलकों में काफ़ी अटकलें लग रही हैं। दरअसल 5 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। इससे पहले 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए थे। इसके बाद से आज वो आयोजन में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आयोजन की पूरी तैयारी तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मिलकर की है। बता दें 10 अप्रैल को तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, एंट्री नीतीश चाचा। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नाराजगी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नहीं है, उनकी नाराजगी राज्य लीडरशिप से है। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो स्टेट लीडरशिप ईमानदारी से हम लोगों का उपयोग करना चाहे वो आज तक नहीं हुआ। मैंने पिछली बार भी कहा था कि गुजरात के अंदर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को जोड़ा, हमने पार्टी ज्वाइन की थी, तो हमारा मकसद यही था कि प्रदेश की जनता को श्रेष्ठ गुजरात देने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसी कारण हमने अपनी चिंता, अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया। हार्दिक पटेल ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की उम्मीद पर हाईकमान भी ठीक से फैसला करेगा, ताकि आने वाले दिनों में यहां अच्छा काम हो सके। कांग्रेस पार्टी में नाराज चल रहे हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं तो मना कर रहा हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसको कोई जिम्मेदारी भी तो उसकी तय होनी चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे, लेकिन अगर लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या होगा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगा चुके गुजरात कांग्रेस के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने चुनाव से कुछ महीनों पहले बीजेपी की तारीफ कर कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हार्दिक पटेल ने माना कि कुछ चीज़ें बीजेपी की अच्छी हैं और हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक रूप से जो हालिया फैसले लिए हैं, हमें स्वीकार करना होगा कि उनके पास इस तरह के कदम उठाने की ताकत है। मेरा मानना है कि उनका पक्ष लिए बिना या उनकी प्रशंसा किए बिना हम कम से कम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए पटेल ने कहा कि अगर कांग्रेस गुजरात में मजबूत बनना चाहती है तो हमें अपने फैसले लेने के कौशल और निर्णय लेने की शक्ति में सुधार करना होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में गिरावट आई थी। इसके पीछे के कारणों का जवाब बीजेपी के उत्तर प्रदेश शाखा ने ही दिया है। रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी थी। समझा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रणनीति बनाई जाएगी। रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट में जीत के सबसे अहम कारण बसपा से वोटों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और फ्लोटिंग वोट माने गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओबीसी वोट दूर जा रहे हैं और सहयोगी दलों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं होने के कारण सीटों की संख्या में गिरावट आई। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित यूपी बीजेपी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद, पाल, शाक्य, राजभर जैसी विभिन्न ओबीसी जातियों ने यूपी चुनाव में बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट नहीं दिया और इसके बजाय इनके वोट सपा गठबंधन में स्थानांतरित हो गए। द इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट करीब 80 पेजों की है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगे जाने के जवाब में भेजी गई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद के प्रमुख जाति आधारों ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया, भले ही बीजेपी का वोट बैंक उनके पास गया। ये इस तथ्य से संकेत मिलता है कि उनकी संख्या 2017 से बढ़ी जबकि बीजेपी की घटी।
सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हार में इन जातियों के समर्थन की कमी को एक प्रमुख कारण के रूप में माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आर्म फोर्सेस के 3 रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने में सहमति जता दी जिसमें 17 से 19 दिसंबर 2021 के बीच हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद धार्मिक आयोजनों में दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों की एक नई विशेष जांच टीम यानी कि SIT द्वारा जांच की मांग की गई थी। जस्टिस AM खानविलकर और अभय S ओका की पीठ ने पहले से ही इस मामले में दायर जनहित याचिका के साथ इस याचिका को 9 मई के लिए पोस्ट कर दिया। इससे पहले वाली याचिका पत्रकार कुर्बान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका में हेट स्पीच के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा दायर हलफनामे पर अपना असंतोष व्यक्त किया जिसमें कहा गया था कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी की बैठक में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चौहान के द्वारा दिए गए भाषण किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि उप पुलिस आयुक्त द्वारा यह हलफनामा दायर किया गया है। हमें उम्मीद है कि वो बारीकियों को समझ गए। क्या उन्होंने केवल जांच रिपोर्ट को दोबारा पेश किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या यह आपका स्टैंड है या सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन है? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई तक बेहतर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उपाय के रूप में हत्या के आह्वान को सही ठहराने की कोशिश की। सिब्बल ने कहा कि वो कहते हैं कि वो मारने के लिए तैयार हैं। पुलिस का कहना है कि यह समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए है। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि आपको संवैधानिक रूप से तय करना होगा कि नैतिकता क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि JNU के छात्र नेता उमर खालिद के द्वारा फरवरी 2020 में अमरावती में दिया गया भाषण नफरत से भरा हुआ था। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच के सामने उमर खालिद के अमरावती में दिए गए भाषण को पढ़ा। भाषण को सुनने के बाद अदालत ने कहा यह आक्रामक है, बेहुदा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये लोगों को उकसाता है? जैसे उमर खालिद ने कहा था कि आपको पूर्वज अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता ये आपत्तिजनक है? बता दें उमर खालिद लंबे वक्त से जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। बेंच ने उमर खालिद के वकील से कहा कि इससे ऐसा लगता है कि केवल किसी एक विशेष समुदाय ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अदालत एक निचली अदालत द्वारा उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। हम रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर भी वार्ता हुई है। मोदी ने कहा कि PM जॉनसन का यहाँ आना ऐतिहासिक पल है। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया निरंकुश देशों से बड़े खतरों का सामना कर रही है जो लोकतंत्र को कमतर, मुक्त व्यापार को खत्म करने और संप्रभुता को कुचलना चाहते हैं। ऐसे में भारत के साथ ब्रिटेन की साझेदारी समुद्री तूफानों में प्रकाशपुंज की तरह है। वहीं बैठक के बाद ब्रिटेन के PM ने भारत में किए गए स्वागत के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैं PM मोदी और भारत के लोगों को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे आने पर मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा महसूस हुआ और जब हर जगह होर्डिंग देखे तो अमिताभ बच्चन की तरह महसूस हुआ। चुनाव से पहले और पार्टी के पंजाब में हार जाने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला जारी है। अब सिद्धू ने हार की वजह बताते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य में फैले माफिया राज के लिए जिम्मेदार बताया। सिद्धू ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस को नवीनीकरण करना होगा। डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा। सिद्धू ने कहा यह लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहे थे। इसमें CM भी शामिल थे। बता दें सिद्धू लगातार पार्टी पर हमलावर रहे हैं। वो पार्टी लाइन पर बोलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सिद्धू पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। क्या उनको पार्टी के किसी शीर्ष नेता का इसके बावजूद भी संरक्षण प्राप्त है? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे मलिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में हस्तक्षेप करना अभी जल्दबाजी होगी। हम तय प्रक्रिया में अभी कोई दखल नहीं देंगे। आपको सक्षम अदालत में जाना चाहिए।
चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली। डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा पाए लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। फिलहाल लालू इन दिनों दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे हैं। लालू की यह जमानत 10 लाख के निजी मुचलके पर दी गई है। ये ताज़ा मामला पशुपालन घोटाले के डोरंडा ट्रेजेडी से अवैध निकासी का है, जिसमें उन्हें बीते फरवरी महीने में सजा सुनाई गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।